करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक, 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को बैठक। ट्रस्ट से जुड़े सदस्य हो सकते हैं शामिल। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला संभव। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या के दौरे पर जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट किए गए। अयोध्या के होटल में हाउस अरेस्ट हुए अजय राय। कांग्रेस सांसदों के एक्शन से पहले बड़ा एक्शन। दिल्ली में आज से एसआईआर का तीसरा चरण शुरू। बीएलओ घर जाकर के मतदाता रिकॉर्ड का मिलान करेंगे। वोटर लिस्ट को किया जाएगा अपडेटेड। यूपी में आज से मॉनसून की एंट्री। 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तेज बारिश के आसार। 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट संभव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति मुर्मू का आंध्र प्रदेश का दौरा है। आज आपको बताते हैं 2 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल होंगी। शिक्षा कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश में रहेंगी। जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शिक्षा कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंच रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर, आज से 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर स्वागत करेंगे। चूंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति की मौजूदगी उस राज्य में रहेगी, ऐसे में एयरपोर्ट पर पहुंचते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जाएगा। वहां से राष्ट्रपति मुर्मू सबसे पहले दीक्षांत समारोह में जाएंगे। जनजातीय जो दीक्षांत समारोह है विश्वविद्यालय का, जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उनकी उपस्थिति होगी, गरिमामय उपस्थिति होगी। और वहाँ से उसके बाद अन्य जो शिक्षा शैक्षणिक कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति रहने वाली है। स्नेह कमल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। स्नेह, बताइए जरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारी है? जी कीर्तिमान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 2 दिन के दौरे पर जो है आंध्र प्रदेश जा रही है। आंध्र प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में जो है प्रधानमंत्री दीक्षांत समारोह में जो है भाग लेंगे। कार्यक्रम 30 जून को जो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य उनके दीक्षांत समारोह के लिए करीब 1 बजे पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रपति बेंगलुरु के लिए रवाना होंगी। उनके रात कर्नाटक लोक भवन यानी राज्यपाल आवास में रुकने की उम्मीद है। उसके बाद राष्ट्रपति बेंगलुरु के रवाना होंगी। कर्नाटक लोक भवन में रात बिताने की उम्मीद है। हेलीकॉप्टर के जरिए वो अनंतपुर जाएंगी। वहां पर आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्यालय का दीक्षांत समारोह है। अनंतपुर में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में 11 बजे दोपहर 2 बजे तक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति वापस बेंगलुरु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एयरपोर्ट के लिए जो है उड़ान भरेंगी। इसके बाद 1 जुलाई को शाम 4 बजे HAL एयरपोर्ट से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लौटने और शाम 4:25 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचने की उम्मीद है। कीर्तिमान, ठीक है, चलिए स्नेह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बेहद अहम दौरा है और ऐसे में राष्ट्रपति सबसे पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। उनका संबोधन वहाँ पर होगा।
जो वहाँ पर छात्र छात्राएं हैं उनको संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको जो डिग्री है वो प्रदान करेंगी और मानद जो उपाधि है उनको प्रदान करेंगे। और ये गरिमामयी उपस्थिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंध्र प्रदेश के लिए भी एक बहुत गौरवान्वित क्षण है। बहुत आंध्र प्रदेश के लोग उत्साहित भी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत के लिए प्रशासनिक तैयारियां वहां पर की गई हैं, शासन स्तर पर तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी उपस्थिति रहने वाली है। उसके बाद कई अन्य कार्यक्रम हैं राष्ट्रपति मुर्मू का। चूंकि 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर रहने वाली हैं, इसलिए विशेष ये दौरा है। और पहले तो शैक्षणिक कार्यक्रम, उसके बाद कई अन्य कार्यक्रम राष्ट्रपति मुर्मू का आयोजित है। सुनियोजित तरीके से राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से आंध्र प्रदेश शासन को भेजा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो दौरा है वो खास है, अपने आप में बेहद अहम है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू जा रहे हैं, तो ऐसे में जो दीक्षांत समारोह है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह अपने आप में यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक मूल मंत्र देंगे, जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज से एसआईआर का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। बेलो घर घर जाकर के मतदाता रिकॉर्ड का मिलान भी करेंगे। वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में आज से एसआईआर का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और ऐसे में महत्वपूर्ण ये चरण जिसमें बीएलओ जो होंगे, बूथ लेवल बीएलए एजेंट होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाकर के वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे। और इस दौरान यही प्रक्रिया है एसआईआर की। और इसी में दिल्ली में आज इसकी तीसरे फेज की शुरुआत जो आप कह सकते हैं कि हो रही है। और जो भी मतदाता छूट गए हैं, जिनका नाम एसआईआर होने के बाद प्रथम और द्वितीय चरण में अभी तक मतदाता सूची में नहीं आ पाई है, किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों की वजह से, उनके नाम भी अब इस चरण में तीसरे फेज में जो एसआईआर हो रहा है उसमें शामिल किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में आप देखिए, आप देखते ही होंगे कई जगह पर रोहिंग्याज आकर के हैं, बसे हुए हैं। बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठिए हैं वो दिल्ली के कोने में अलग अलग इलाके में, सीलमपुर से लेकर के आप देखते होंगे कि तमाम जगहों पर स्लम एरियाज में आकर के छिपे हुए हैं, घुसपैठ करके रह रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया से उन सभी घुसपैठियों को बाहर करने में सरकार मदद लेगी और लगातार वो चल भी रहा है। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अब घर घर जाकर के सबसे पहले तो जो बीएलओज होंगे, बूथ लेवल ऑफिसर होंगे, उनकी ये जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है कि वो सभी लोगों के नाम जो है वो सुनिश्चित करें लिस्ट में, तीसरे चरण की प्रक्रिया में जो लोग बच गए हैं, क्योंकि एक भी मतदाता न छूटे, इस थीम के साथ इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है। और यही मोटो भी रहता है कि हर एक वोट की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपना मूल्य होता है, और हर एक वोट कीमती और मूल्यवान होता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में बीएलओ जाकर के बिना किसी चूक के सभी मतदाताओं के नाम जो है वो सूची में सूचीबद्ध कर पाए। स्नेह हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। स्नेह, बीएलओ की ये जिम्मेदारी तय कर दी गई, तीसरा चरण शुरू हो रहा है, क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा, क्या एसओपी बनाया गया, कैसे कैसे ये एसआईआर होगा? बिल्कुल कीर्तिमान राशि रहते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया आज मंगलवार से शुरू होगी। इसके तहत कीर्तिमान लगभग 13,035 बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने सोमवार को बताया कि वर्तमान समय में दिल्ली में कुल लगभग 1,45,00,000 मतदाता है। इसमें 77,11,000 पुरुष और 67,98,000 महिलाएं हैं। इसमें 1,024 जो तृतीय यानी अन्य वर्ग के मतदाता, इसके अलावा 76,155 दिव्यांग
मतदाता पंजीकृत हैं। 18 से 19 वर्ष अगर मतदाताओं की बात करें कीर्तिमान 3,29,133 युवा मतदाता है, जबकि 100 वर्ष से अधिक अगर मतदाताओं की बात करें तो दिल्ली में 192 से अधिक मतदाता हैं जिनकी उम्र शतक पार कर चुकी है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मतदाता का गणना प्रपत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म 2 दी जाएगी। ये प्रति मतदाता अपने पास रसीद के रूप में यानी पावती के रूप में रखेगा, जबकि दूसरी प्रति भरकर बीएलओ को लौटानी होगी। मतदाता चाहे तो यह विवरण ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार अगर किसी घर में ताला मिलता है तो संबंधित जो बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ वहां कम से कम 3 बार जाएगा ताकि कोई पात्र मतदाता न छूट सके। कीर्तिमान डोर टू डोर सर्वे 29 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी यानी जो मकान जिनके मतदाता परिषद जो नाम छूटे थे उनके लिए भी जो है आयोग का जो है मसला जो चुनाव आयोग के सामने उठाएगा। दिल्ली में 7 लोकसभा और 70 विधानसभा क्षेत्रों के में कुल जैसा मैंने बताया कि जो है 13,033 मतदान केंद्र है, तो बीएलओ जो है इस विशेष अभियान में शामिल होंगे। विशेष पुनरीक्षण के बाद 5 अगस्त को जो कीर्तिमान मतदाता सूची का जो प्रारूप है वो प्रकाशित किया जाएगा। 8 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता राजनीतिक दल दावे या आपत्तियां दर्ज कर सके। इसके निस्तारण के लिए 3 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है और अंतिम मतदाता सूची कीर्तिमान 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। ठीक है सुनिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते आगे, अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की जो खबर आ रही है बता दें, 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है। 11 जुलाई की जगह अब 6 जुलाई को ये बैठक होगी। अपडेट जो सामने आई है, ट्रस्ट से जुड़े सदस्य इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर फैसला जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूरे ट्रस्ट को एक बार फिर से नए सिरे से इसका गठन किया जाए और सभी वर्तमान जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उसको भंग करके पुनर्गठन किया जाए, इस पर फैसला हो सकता है। अब ये 6 तारीख को बैठक होने वाली है, 6 जुलाई को, आगामी 6 जुलाई को। पहले 11 तारीख को तय किया गया था, लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी करिए, इसमें 11 से अब 6 हो जाए। 6 जुलाई को ये बैठक अब होनी है। ये कहा जा रहा है कि इसमें पुनर्गठन पर फैसला जो है वो संभव है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है इस वक्त, क्योंकि चर्चाएं तेज हो चुकी हैं पुनर्गठन की। तो नए सिरे से पूरे ट्रस्ट की पुनर्गठन की स्थापना होगी और जो वर्तमान ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको भंग किया जाएगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर भी चर्चा संभव है, हो सकता है कि इनको भी हटा दिया जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये खबर आ रही है। दान की गिनती में एमओयू की धज्जियां उड़ गई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बैंक और ट्रस्ट के बीच जो एमओयू हुआ है उसका पालन ही नहीं किया गया है। एसबीआई के बीच में और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच में जो एमओयू किया गया है उसका पालन नहीं किया गया है। इसमें भी खामियां देखने को मिल रही है। एसआईटी ने एमओयू के पालन पर सवाल उठा दिए हैं। एसआईटी कह रही है कि जो भी बैंक और ट्रस्ट के बीच में गिनती को लेकर के जो एमओयूज होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन ही नहीं किया गया है। उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और इसी वजह से ये गबन हुआ है। यही कड़ी है जो गबन की वजह बन चुकी है। एसआईटी की तरफ से मोटे तौर पर यह संकेत दिया गया है कि न एमओयू तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से फॉलो किया गया है और न ही बैंक की तरफ से, एसबीआई की तरफ से फॉलो किया गया। तो दोनों के बीच में जो लूप होल्स था उसका फायदा उठाया है इन चोरों ने, जो 8 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और अन्य लोगों ने।
और इसी एमओयू के पालन न होने पर यह दान चोरी हुई है। गिनती के मामले में विवाद अब हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब पटना से बड़ी खबर आपको बता दें। पटना कोचिंग विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि खान सर के सभी मामलों पर आज सुनवाई होगी। 2 गार्ड्स की जमानत पर भी आज फैसला होगा। पटना सिविल कोर्ट में यह बड़ी सुनवाई होगी। पटना कोचिंग विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खान सर के सभी मामलों पर आज सुनवाई होने वाली है। कथित तौर पर जो विवाद सामने आया था उस पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोनों पक्षों की तरफ से रोशन आनंद और खान सर के बीच में जो विवाद था उसको लेकर के आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि दोनों तरफ से अपने अपने पहलुओं पर पक्ष रखे गए हैं। दोनों तरफ से मजबूती से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। उनके अपने समर्थक हैं सोशल मीडिया पर। जो KGS है, खान ग्लोबल स्टडी है, खान सर के तो अलग ही फैन फॉलोइंग है। और ऐसे में यूट्यूब पर चाहे सोशल मीडिया पर रोशन आनंद और खान ग्लोबल स्टडी के खान सर जो हैं उनके अपने अपने समर्थन में उनके समर्थकों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उस पर आज सभी मामलों पर जो है फैसला पटना सिविल कोर्ट में आज आ सकता है। सुनवाई होने वाली है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर एटा से, यूपी के एटा से खबर आ रही है। प्रिंसिपल पर क्लर्क की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ईंट से सिर कुचल करके हत्या की गई है, जो जानकारी आ रही है। प्रिंसिपल की कार की डिग्गी से शव बरामद किया गया। PF फंड को लेकर के यह विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ईंट से सिर कुचल करके हत्या की गई थी। जघन्य अपराध में प्रिंसिपल की कार की डिग्गी से शव बरामद किया है पुलिस ने। PF फंड को लेकर के विवाद चल रहा था और इस बीच मामला हत्या तक पहुंच गई। हिंसक विवाद यह हो गया। अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है। यूपी के एटा में प्रिंसिपल पर क्लर्क की हत्या का आरोप लगा है, क्योंकि प्रिंसिपल की डिग्गी में आप देखिए किस तरह से क्लर्क का शव जो है वो बरामद हुआ है, जिससे कि ये सनसनीखेज घटना और भी इस वक्त सनसनीखेज हो गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस डिग्गी से शव क्लर्क के बरामद करती है। हड़कंप मच गया है प्रिंसिपल पर और शक जो है वो गहरा गया है। और इस मामले में अब विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है, जांच शुरू कर चुकी है। जेथरा क्षेत्र के ग्राम कसेला स्थित श्री माधवानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक श्री राहुल कुमार के मध्य आपसी विवाद पूर्व से ही चलता आ रहा है। दिनांक 28 से 26 की शाम को दोनों कॉलेज परिसर स्थित ग्राउंड में बैठे हुए थे। इसी दौरान प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक के मध्य विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही प्रधानाचार्य द्वारा गले में रस्सा डालकर सहायक लिपिक की हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी में डालकर थाना पटियाली क्षेत्र की तरफ गए, जहां पर पुलिस टीम द्वारा शव को गाड़ी से बरामद किया गया है। आरोपी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आइए बढ़ेगा कि यूपी के सोनभद्र से अब खबर आ रही है। सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि वे शादी समारोह से लौट रहे थे और द्वार पूजा के लिए घर में रखा पैसा ले जा रहे थे। रास्ते में 3 बाइक पर सवार करीब 9 लोगों ने उन्हें रोक लिया और लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। इस मारपीट में 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ितों ने हमलावरों पर नकदी लूटने का भी आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर जुगैल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC चौपन भेजा है, जहां उनका इलाज और मेडिकल कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो शादी से लौट रहे युवकों से मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट में 3 युवक घायल हुए हैं, लौटवान हो गए और देखिए किस तरह से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टर निरानी में इलाज जारी है। पीड़ितों ने नकदी लूटने का आरोप भी लगाया, कैश लूटने का आरोप लगाया। अब कितनी कैश की यहाँ पर उन लोगों ने लूट की है, इस मामले में जाँच जारी है, पूछताछ जारी है लगातार। मारपीट में 3 युवक गंभीर रूप से देखिए घायल हो गए हैं। तीनों युवकों को जमकर वहां पर अराजकता की गई है, मारपीट की गई तीनों युवकों से। और इस मामले में पैर में और हाथ में और सिर में चोटें आई हैं, जिसके बाद आनन-फानन में इन्हें अस्पताल में लाया गया है। परिजनों द्वारा जांच जारी है। सर, हम अपने भाई के बारात लेकर के
1.5 किलोमीटर दूर पिपरा गाँव में गए थे और दुर्गा पूजा होने के बाद पैसा घर पर छूट गया था। हमने पैसा लेने जा रहे थे बाइक से, एक मेरे भांजे थे काम, और रास्ते में वो थे गए, कोई हम लोग के किनारे पर चौक से नहीं था, तो बाइक पहले रोका तो हम लोग रुक गए वहाँ। उसके बाद कहा नहीं ये सब सही आदमी है, जाने देंगे। जब हम लोग वहाँ से गुजरे हैं तो तुरंत हम ही लोगों को पीछा किया। हम लोग बारात करके आ रहे थे, तभी अचानक एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे, तब लाठी से दूसरे पार्टी लोग इस पर वार किया। तीनों की चोट आई है, इसको ट्रीटमेंट किया गया है और मेडिकल बनाया गया है। तो सोनभद्र का मामला है। अब देखिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस दौरान आरोप है कि बीच में रोक करके मारपीट की गई है युवकों से और उनके साथ जो कैश लिए हुए थे तीनों युवक वो लूटा गया है और करीब नकदी लूटने का ये जो आरोप है, इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, जांच जारी है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। यूपी के सोनभद्र में ये मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से 3 युवक जिन्हें आनन फानन में परिजनों द्वारा सूचना मिलने पर अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस बात की अभी लगातार जांच चल रही है कि आखिरकार क्या पीछे वजह थी और क्या साजिश के तहत रंजिशन ये हमला किया गया है या फिर किसी और मकसद से पैसे की वजह से लूटपाट की गई है और उस वजह से ये हंगामा किया गया है, मारपीट की गई है। लेकिन जानलेवा हमला हुआ ही एक बात तो तय है और आप देखिए किस तरह से सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और इन सभी तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों द्वारा लगातार इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में आज से मानसून की एंट्री होगी और 1 से 5 जुलाई तक जो जानकारी आ रही है, प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तेज बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तापमान में करीब 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। भीषण गर्मी, जो तपती गर्मी थी जिससे लोग लगातार त्राहिमाम कर रहे थे, उससे लोगों को राहत मिलेगी। भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि प्रेडिक्शन पहले भी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश हो सकती है 27 से 1 तारीख तक, लेकिन वो प्रेडिक्शन जो है फेल हुआ। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि मॉनसून एक्टिव हो चुका है, पूरी तरह से मॉनसून आ चुका है। पूरे उत्तर भारत में जो रुका हुआ था, जब साउथ से चल रहा था तो दक्षिणी राज्यों से चल रहा था तो बीच में रुक गया था अरावली हिल्स के आसपास के तरफ, और लेकिन अब ये जो सिस्टम है मॉनसून का वो एक्टिव हो चुका है स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ उत्तरी राज्यों में। और अब मॉनसून की वजह से बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया है, भीषण बारिश भी होने वाली है। ऐसे में न सिर्फ बारिश बल्कि लोगों को के लिए जो मुसीबत है, राहत तो है, ये बारिश तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत देगी, लेकिन जो आंधी तूफान, जो अत्यधिक तेज हवाएं जो चलेंगी, उससे जो क्षति होगी, उससे पहले लोगों को मानसून को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर आप बाहर हैं तो बहुत सतर्क रहिए। आप शेल्टर लीजिए, किसी मजबूत स्थान पर शेल्टर लीजिए और आधी बारिश से बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसानों को भी और अन्य लोगों से वज्रपात और अन्य तमाम समस्याओं से जूझने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजीव, त्राहिमाम करते हुए लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन इसी साथ आफत भी आ रही है। राहत और आफत दोनों एक साथ हम कह सकते हैं कि मानसून अपने साथ लेकर आ रहा है। संजीव, आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर मौसम की बात की है तो मौसम ने आज जो है करवट ले लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। गोरखपुर की बात की जाए या फिर देवरिया में तो वहाँ पर बारिश हो रही है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी हल्की जो है बारिश हुई है और आसपास के भी जिले में जो है हल्की बारिश हुई है। और इस समय अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर भी जो है रूटीन के करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है कम है, यानी कि जो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा हुआ करते थे प्रदेश के विभिन्न जिलों में, इस समय जो
जो टेम्परेचर है वो 35 और 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, यानी कि जो तापमान है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से जो है प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी से जो है काफी ज्यादा राहत मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5-6 दिनों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और साथ ही उन्होंने यह भी अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर की भारी बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में जो है बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अगर बारिश की ये संभावना जताई जा रही है कि मौसम जो है काफी ज्यादा सुहाना रहे, तो इससे निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि फसलों को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। किसानों के भी जो है चेहरे जो है काफी ज्यादा खिले हुए हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ी थी उसकी वजह से जो है पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा सूख गए थे, किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा था। जी निश्चित रूप से संजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 19 से 20 जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मानसून की शुरुआत में ही प्रचंड रूप बारिश लेकर के मानसून दिखाएगा। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आएंगी। आप देखिएगा जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं उसकी भी पोल खुल जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है।